बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों लिमिट्स। बच्चों हमने इससे पहले एक चैप्टर सीखा हुआ है फंक्शन। फंक्शन में बच्चों हमने जाना था कि किस किस तरीके के फंक्शन होते हैं, फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। वो फंक्शन जो था बच्चों वो कैलकुलस नामक जो अपनी बुक होती है उसका इंट्रोडक्शन था। मतलब उसमें हमने जाना था कि हमें कैलकुलस में जो डिस्कशन करना है वो किन के बारे में डिस्कशन करना है। तो डिस्कशन किन के बारे में होना है बच्चों? डिस्कशन होना है फंक्शन के बारे में। अब उसी का ये कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लिमिट। और ये आप मानिए जो कैलकुलस है उसका सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है। भाई फंक्शन तो क्या ना, वो तो इंट्रोडक्शन है। उसमें तो आपने उन लोगों को जाना जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब क्या डिस्कस करना है वो यहाँ से शुरुआत होनी है। तो सबसे पहली जो बात होगी वो लिमिट्स होगी बच्चों। और बच्चों ये जो कैलकुलस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? जितना भी आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है, फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है मैथ्स का वो कैलकुलस का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना भी नए ज़माने में आप फिजिक्स में जो भी सब हो रहा है उसमें कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल है। तो कैलकुलस को समझना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के हिसाब से भी और फिजिक्स के लिए भी बच्चों। तो जानते हैं बच्चों लिमिट्स के बारे में क्या है। इसके बारे में जानने से पहले बिल्कुल बेसिक, पहले देखो इसमें दो बातें हैं। एक इसका हमें कॉन्सेप्ट समझना है, पहले हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट समझना है, और फिर दूसरी बात है इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले हम बड़े आराम से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लिमिट का मीनिंग क्या होता है, क्यों निकालते हैं, क्या ज़रूरत है, किसका निकालते हैं, ये सब जानेंगे। और फिर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, किसी का लिमिट निकालते कैसे हैं, फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले बेसिकली आप डेफिनेशन समझिए, मीनिंग समझिए, लिमिट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले जी एक नोटेशन देखिए, ऐसा नोटेशन एक्स फिर एक एरो का साइन बनाया और फिर ए। भाई ये एरो का जो साइन है इससे आप लोग वाकिफ हो, आपने कई बार जगह देखा होगा। तो उसका मीनिंग यहाँ लिमिट से ही निकला हुआ है। इसको बोलते हैं बच्चों एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, या एक्स टेंस टुवर्ड्स ए, या इसको क्या बोलते हैं एक्स approaches to a, x approaches to a या x tends to a। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात भी यहां से एक एक बात बड़े बेसिक से बच्चों समझ से जानी है। यदि आपको कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हुआ, ये जो कैलकुलस नामक जो बुक है अपनी, इसके कॉन्सेप्ट यदि आपको इधर उधर हुए तो सब मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। भाई मैथ्स में ना दो तीन तरीके के टॉपिक होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके सवाल आपसे होते ही नहीं है, मतलब या तो होंगे ही नहीं और या तो सही हो जाएंगे। और दूसरे कैसे होते हैं, यदि कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर उधर आपने किया तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला टाइप है ये सबसे खतरनाक होता है। और कैलकुलस इसी के लिए तो फेमस है भाई। इसमें कॉन्सेप्ट को यदि आपने जरा सा इधर से उधर किया तो एकदम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन गलत सोल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। एक्स टेंस टू ए या एक्स अप्रोचेस टू ए का क्या मतलब है भाई? वैसे तो बेसिकली आप समझ रहे होंगे। इसमें बच्चों ए एक कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है, और एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, मतलब ए के पास जा रहा है। डायग्राम से देखो भाई, जैसे बच्चों यहां ये ए कोई कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ए फिक्स है, एक्स वेरिएबल है। अब x a को अप्रोच कर रहा है, मतलब a की तरफ जा रहा है। भाई ये x है, ये a की तरफ को जा रहा है, धीरे धीरे इधर को जा रहा है। या तो x उस साइड हो सकता है और उधर से a की तरफ को आ सकता है। तो भाई x अप्रोचेस टू a का मीनिंग समझ में आया। x a को अप्रोच कर रहा है, x a को अप्रोच कर रहा है, a के पास आ रहा है। और जब आप ऐसा लिख देते हैं ना कि x टेंस टू a आपने लिख दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसके पास आ चुका है, एक्स ए के पास आ चुका है लेकिन ए नहीं हुआ है। ए के पास आ चुका है लेकिन ए नहीं हुआ है। ये सेंटेंस को बहुत गंभीरता से समझना भी। एक्स ए के पास है लेकिन ए नहीं है। तो जब एक्स अप्रोचेस टू ए ऐसा लिखा होता है
तो इसमें x a के पास होता है बट x a के इक्वल नहीं होता है। तो x बिल्कुल a के पास होगा लेकिन a के इक्वल नहीं होगा। तो क्या बच्चों इसका मीनिंग आपको समझ में आया? यदि लिखा है x अप्रोचेस टू a, तो इसका मीनिंग है कि जो x है उसका वैल्यू a के पास है लेकिन a नहीं है। x का वैल्यू a के पास है लेकिन a नहीं है बच्चों। अब बच्चों यहां से आपने देखा x a को अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच करने के कितने तरीके हैं बच्चों? दो तरीके हैं, या तो लेफ्ट से अप्रोच करेगा या तो राइट से अप्रोच करेगा। बच्चों जब लेफ्ट से अप्रोच करता है, कहां से अप्रोच करता है? लेफ्ट से अप्रोच करता है, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू a से लेस होगा। अरे देखो भैया ये नंबर लाइन बना हुआ है और नंबर लाइन में हम क्या जानते हैं, जो वैल्यू राइट साइड में होती है वो बड़ी होती है, जो लेफ्ट साइड में होती है वो छोटी होती है। तो जब x लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो x a के लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा तो x छोटा होगा। तो यदि वो लेफ्ट से अप्रोच करता है तो x लेस देन a होगा। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, x टेंस टू a नेगेटिव, a के ऊपर छोटा माइनस का साइन लगा देते हैं। ये क्या बता रहा है कि x का वैल्यू a से छोटा है। x का वैल्यू a को अप्रोच कर गया लेकिन a से छोटा है। बच्चों यदि यही वैल्यू राइट से अप्रोच करे, राइट से मतलब उस साइड से अप्रोच करे, तो भाई x का वैल्यू ग्रेटर देन a होगा। और उसको कैसे लिखते हैं? x टेंस टू a पॉजिटिव, a के ऊपर आपने प्लस का साइन लगाया। यहां से कुछ नोटेशन समझने आपको और सीखने, कैलकुलस का स्टार्टिंग बच्चों यहां से होता है, तो कुछ अलग टाइप के नोटेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको ध्यान से समझते चलना। तो जब भी आप किसी नंबर के ऊपर ऐसे माइनस का आपने साइन लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम है, वैल्यू उससे थोड़ा कम है। जैसे आप a के ऊपर माइनस साइन, इसका मतलब वैल्यू a से कम है, थोड़ा सा कम है। और थोड़े से का मतलब समझ रहे हो? थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब बिल्कुल जीरो के पास। और a प्लस का मतलब a का वैल्यू मतलब a प्लस का मतलब वैल्यू a से थोड़ा सा बड़ा है, और थोड़ा मतलब बिल्कुल कम, बिल्कुल जीरो के पास। ऐसे भी आप कह सकते हो कि जो a प्लस एक्चुअली में क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं बच्चों, जैसे एक बार ऐसे देखें भाई, माने यहाँ 1 है और यहाँ माने 2 है। तो अभी हम आपसे पूछें बच्चों बताओ 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, कितने रियल नंबर्स होंगे? तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। यदि उन इनफाइनाइट में से एक नंबर हम ये ले लेते हैं 1.1, 1.1 एक हमने नंबर लिया, तो अब यदि आपसे पूछा जाए 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो फिर भी आपका आंसर कितना आएगा? फिर भी इनफाइनाइट आएगा। ऐसे कोई भी दो नंबर आप लेते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। लेकिन जब हम a पॉजिटिव की बात करते हैं तो a पॉजिटिव का मतलब है a से जस्ट आगे वाला नंबर, a से जस्ट आगे वाला नंबर। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे a पॉजिटिव a के कितना नज़दीक होता है। उसके आप ऐसे a में कुछ भी प्लस करके आप नहीं बता सकते कितना होगा, क्योंकि यदि आपसे कोई ये पूछे भाई ये 1 है, 1 से जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते। भाई 1 से जस्ट नेक्स्ट आप क्या कहोगे? 1.00000 लिखते रहे 10-20 दिन तक 00, उसके बाद आपने फिर 1 लिख दिया, तो आपने कहा ये 1 से आगे वाला नंबर है। एक दूसरा बच्चा आया, उसने एक उसमें 0 और बढ़ा दिया, 1.000 जो लिखा था उसमें एक 0 और बढ़ा दिया, तो वो वाला जो नंबर आया 1 के और ज़्यादा नज़दीक आया। तो 1 से जस्ट आगे वाला नंबर क्या होगा वो ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या नोटेशन बना सकते हैं? 1 के ऊपर एक प्लस का साइन लगा दो, जैसे a के ऊपर प्लस का साइन लगा, 1 के ऊपर एक प्लस का साइन लगा दो, तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 से जस्ट आगे वाला नंबर। ऐसी 1 के ऊपर माइनस साइन लगाएंगे तो 1 से जस्ट पहले वाला नंबर। ठीक है बच्चों, तो a पॉजिटिव a नेगेटिव का मतलब आपको समझ में आ गया। a से जस्ट आगे वाला या a से जस्ट पहले वाला नंबर बच्चों होगा। अब उम्मीद करते हैं बच्चों आपको x टेंस टू a का मीनिंग क्लियर हो गया। जब x टेंस टू a हम लिखते हैं, इसका मतलब x का वैल्यू बिल्कुल a के पास है लेकिन a के इक्वल नहीं है। अब अगली बात पे चलते। अब बच्चों चर्चा करेंगे हम लिमिट की। लिमिट क्या है? देखो कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू l।
यदि भाई ऐसा लिखा है लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू l, नॉर्मली लिमिट के लिए यहाँ LIME लिखते हैं, आगे LIME लिखेंगे, लेकिन पूरा मतलब उसका ये लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू l। तो इस बात का क्या मतलब है बच्चों? इस बात का मतलब ये है बच्चों कि जैसे आपका x a को अप्रोच कर रहा है, a के पास जा रहा है, तो fx का वैल्यू l को अप्रोच कर रहा है। क्या मतलब हुआ बच्चों? एज x approaches to a then fx approaches to l, then fx approaches to l। तो जी मीनिंग क्लियर हुआ। यदि x का वैल्यू a के पास है तो fx का वैल्यू l के पास है। इसी बात को हम कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू l। ऐसे समझिए जैसे आप कहें कि भाई x टेंस टू 1 है, x 1 को टेंस कर रहा है, 1 के पास पहुंच रहा है, तो आप बताइए कि भाई x प्लस 1 का वैल्यू किसको टेंस करेगा? मतलब x का वैल्यू 1 के पास है तो x प्लस 1 का वैल्यू किसके पास होगा? भाई 2 के पास होगा। अरे x 1 के पास है तो 1 और ऐड कर दिया तो वो 2 के पास हुआ। तो यदि x 1 को अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 1 2 को अप्रोच करेगा। सिंपल सी बात है। इसी बात को कैसे लिखते हैं? इसी को ऐसे कहते हैं लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये है जी बच्चों कहानी। तो उम्मीद है आपको मीनिंग हल्का सा क्लियर हुआ कि क्या मतलब इस बात का है। पहले आपको x टेंस टू a या x अप्रोचेज a का मीनिंग क्लियर हुआ। इसका मतलब ये x a के पास है लेकिन a के इक्वल नहीं है। लिमिट x टेंस टू fx इक्वल्स टू l का मीनिंग क्या है? जैसे x a को अप्रोच करेगा, a के पास जाएगा, तो fx का वैल्यू l को अप्रोच करेगा, मतलब कि l के पास जाएगा बच्चों। आओ बच्चों थोड़ा ग्राफिकली इसको देखते हैं, ग्राफिकली किस तरीके से समझा जाएगा। देखो भाई एक ग्राफ हम बनाते हैं। ये बच्चों हमने बनाया y एक्सेस और ये बच्चों हमने बनाया एक x एक्सेस। ये y एक्सेस और ये भी x एक्सेस। अब एक ग्राफ हमने भाई ऐसे बनाया, ये मान लीजिए ये कोई ग्राफ बना दिया है। यहां कोई पॉइंट है बच्चों, यहां कोई पॉइंट है a, ये पॉइंट बच्चों a है। अब यहां ये जो वैल्यू आया बच्चों, एग्जैक्टली जब x को आप a को इक्वल पुट करेंगे, इस फंक्शन का नाम y इक्वल्स टू fx हम लिख देते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं f ऑफ a। इसको कहते हैं f ऑफ a। तो बच्चों जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे, उसमें एग्जैक्ट x इक्वल्स टू a पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो हमें देखना होता था। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? x अप्रोचेज टू a है, मतलब x जो है वो या तो a से थोड़ा कम है या तो थोड़ा ज्यादा है। हम यहां बना लेते हैं। ये हमने दूर इसलिए बनाया जिससे कि आपको दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए। वैसे तो वास्तव में ये बहुत उसके पास ही होगा बच्चों। तो यहां बना लीजिए a नेगेटिव। a नेगेटिव मतलब a से जस्ट पहले वाला नंबर दूर हमने बनाया जिससे कि आप देख पाए कि हाँ क्या होगा। अब यहां जो वैल्यू आएगा, यहां जो वैल्यू आएगा और a से जस्ट आगे वाला नंबर, ये बच्चों इसको यदि हम कहते हैं a प्लस, तो यहां जो वैल्यू आएगा ये वाला वैल्यू। क्लियर बात जी? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में हम क्या देख रहे थे? एग्जैक्ट a पे क्या वैल्यू आएगा उसके बारे में डिस्कस करते थे, उसे वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते थे। जो फंक्शन चैप्टर में हमने सीखा था, जैसे भी fx का वैल्यू आपको गिवन है x प्लस 1, f1 का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो x को 1 पुट कर देते थे। अब लिमिट में क्या चर्चा होनी है बच्चों? लिमिट में क्या देखना है हमें? एग्जैक्ट a पे क्या हो रहा है वो नहीं देखना है। एग्जैक्ट a पे क्या हो रहा है वो आपको नहीं देखना है। a से जस्ट पहले और a के जस्ट बाद में कैसा बिहेव कर रहा है फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू हमें देखने हैं, a से जस्ट पहले वाले और a के जस्ट बाद वाले। अब बच्चा कहता है सर इसका मतलब तो हमें दो वैल्यू देखने हैं, एक लेफ्ट वाला देखना है और एक राइट वाला देखना है। बिल्कुल सही बात है जी। तो इनके अलग अलग नाम भी होने चाहिए। तो लिमिट तो दो तरीके की होगी, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाले। बिल्कुल सही समझ रहे हैं भाई। अरे जब x अप्रोचेज टू a कहा तो वहां भी तो दो बातें कही भाई। अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो लेफ्ट से अप्रोच करेगा या तो राइट से अप्रोच करेगा। तो यदि दो तरीके से अप्रोच कर सकता है तो उससे लिमिट में भी तो दो बातें आएंगी ना।
तो लिमिट के भी कितने तरीके बने, दो तरीके बने। कौन कौन से जी? एक का नाम होएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। एक को क्या कहेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चों जब लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे तो इसमें जो x होगा वो a से छोटा होगा। मतलब जब लेफ्ट साइड से जो x है a को अप्रोच करेगा, उस टाइम पे जो फंक्शन जिसको अप्रोच करेगा उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में बच्चों x का वैल्यू लेस देन a होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे आप डिनोट करेंगे? आप LHL को ऐसे लिख देते हैं f ऑफ a नेगेटिव। अरे देखो, जब आपने a रखा तो f ऑफ a आए ना वैल्यू, और a से थोड़ा कम रखा, a नेगेटिव रखा तो वैल्यू क्या आ गया? f ऑफ a नेगेटिव। तो f ऑफ a नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको और कैसे लिख देते हैं? नोटेशन कई तरीके के होते हैं। a माइनस जीरो, f ऑफ a माइनस जीरो, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट। a माइनस जीरो का मीनिंग क्या है? कि आपने a में से कुछ माइनस किया, और जो माइनस किया वो लगभग कैसा है? वो जीरो के जैसा है, लेकिन जीरो नहीं है। तो आज से याद रखना, कह रहे नई नई टर्मिनोलॉजी आएंगी, उनको ध्यान से समझते रहना। अब तक हम क्या जानते थे कि भाई a माइनस जीरो तो a होता है, तो आप तो कहते थे f ऑफ a माइनस जीरो मतलब f ऑफ a। ऐसा नहीं है। यहां यदि f ऑफ a माइनस जीरो लिखा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, f ऑफ a के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ a माइनस जीरो का मतलब a नहीं होता। a माइनस जीरो का मतलब a में से आपने कुछ माइनस किया जो जीरो के जैसा है बच्चों। और इसको क्या लिख देते हैं? इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx, ऐसे भी इसको लिख देते हैं। या तो और कैसे इसको लिख देते हैं? अब बच्चा कहता है सर एक ऐसा भी तो तरीका बना लो भाई, जैसे आपने कहा f ऑफ a माइनस जीरो, ये देख के कैसा लग रहा है? a माइनस जीरो मतलब a के जैसा लग रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि f ऑफ a माइनस h, a में से कुछ माइनस करो, a में से माइनस करोगे पीछे आ जाओगे। लेकिन ये जो माइनस किया ये कैसा होना चाहिए? जीरो के पास होना चाहिए। तो यहां लगा दो लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस h। तो ये जितनी भी बातें लिखी हैं सबका मीनिंग सेम ही है, सबका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से है। मतलब a से जस्ट पहले जो वैल्यू आएगा वो किसको टेंस करेगा, ये सब डिनोट कर रहे हैं बच्चों। ये जो h है, ये h ये पूरे कैलकुलस में आपका साथ निभाने वाला है। h बार बार आएगा। तो h क्या होता है? कहीं भी h लिखा मिले तो नॉर्मली उसका मतलब क्या रहेगा कि वो एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। और कितना छोटा? बिल्कुल जीरो के पास वाला, मतलब टेंस टू जीरो वाला। अक्सर h की हम वहीं लिखते हैं जहां ऐसी कंडीशन होती है। तो मैंने क्लियर वाली लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना सीख गए, कैसे लिखते हैं मतलब समझ में आ गया ग्राफ से। ये वाला a से जस्ट पहले वाला जो वैल्यू है वो जिसको अप्रोच कर रहा है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरा नाम क्या आएगा भाई? राइट हैंड लिमिट, दूसरा नाम आया बच्चों राइट हैंड लिमिट। भाई राइट हैंड लिमिट में x का वैल्यू क्या होगा रे? x का वैल्यू ग्रेटर देन a होगा राइट हैंड लिमिट आगे वाले पॉइंट पे। इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे? RHL। तो इसको नोटेशन बस कुछ नहीं करना रे, जहां जहां माइनस लगाया था वहां वहां प्लस लिख दो तो बन जाएगा राइट हैंड लिमिट। सो इट्स f ऑफ a प्लस जीरो, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, या लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h। ये सब है, ये सब नोटेशन किसके हैं? राइट हैंड लिमिट के। कई बार आपको कह देता है ये निकालो, कई बार कहेगा ये निकालो, कई बार ऐसे ऐसे किसी तरीके से। आपको अपने आप तो कोई भी नोटेशन यूज कर लो, सबका मतलब सेम ही है। तो हमने सीख लिया लेफ्ट हैंड लिमिट और भैया राइट हैंड लिमिट। अब बच्चे जो दोनों लिमिट आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यदि ये दोनों लिमिट इक्वल होती हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यदि ऐसा कहा जाए, इफ
इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या कहेंगे, देन लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट। अब जो इनका वैल्यू आया होगा, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू मान लीजिए आप कितना आया है, मान लीजिए ये l आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी l, राइट हैंड लिमिट भी l आया है, तो हम कहेंगे दोनों जब इक्वल आए हैं तो लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट करेगा, एंड लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू l। तो बच्चों यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम आता है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट का वैल्यू कितना होगा बच्चों, l होगा। और यदि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आते हैं तो फिर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों। यदि ये दोनों सेम नहीं आते, इफ LHL LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन लिमिट x टेंस टू a fx does not exist। तो बच्चों दोनों लिमिट सेम आए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट सेम ना आए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चों क्लियर बात हुई भी? तो आप बच्चों इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब तक क्या समझ में आया, हमें x टेंस टू a का मतलब समझ में आ गया, क्या होगा कि x टेंस टू a का मतलब है x a के पास है लेकिन a के इक्वल नहीं है। लिमिट का मतलब समझ में आ गया, लिमिट x टेंस टू a fx का मतलब है कि जब x a को अप्रोच करेगा तो fx किस नंबर को अप्रोच करेगा ये आपको बताना है। और जब x a को अप्रोच करता है वहाँ दो कंडीशन बनती है, या तो लेफ्ट से करता है या तो राइट से करता है, इसलिए लिमिट भी दो तरीके की हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब ये दोनों लिमिट यदि इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, और यदि इक्वल नहीं आती हैं तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बच्चों पहले हम आपको ग्राफिकली थोड़ा डिटेल में इसको और समझाते हैं, कुछ ग्राफ बनाते हैं, उनमें हम देखेंगे लिमिट की वैल्यू। ग्राफ से देखना पहले सीखिए। कुछ जाने पहचाने से ग्राफ बच्चों बना लेते हैं, एक आध ग्राफ तो याद होगा भाई आपको। यदि किसी को ग्राफ याद है तो ठीक है, और याद नहीं है तो समझ लेना ये ग्राफ हमने बना दिया है जी, ठीक है नहीं। सबसे पहले हम सिग्नम का ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम x। फंक्शन वाले चैप्टर में हमने बच्चों सीखा था फंक्शंस और उनके ग्राफ बनाने सीखे थे, तो सिग्नम x का हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चों। तो ग्राफ कुछ ऐसे हुआ करता था, नेगेटिव में -1, 0 पे 0 और पॉजिटिव में +1। ये बच्चों ग्राफ होता है, यहाँ 0, ये वैल्यू 1 और ये -1। अब इसमें यदि बच्चों आपसे ये पूछा जाए, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों आप बताओ लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव सिग्नम x का वैल्यू क्या होगा। x टेंस टू 0 पॉजिटिव सिग्नम x का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि 0 पे आपको राइट हैंड लिमिट बताना है। तो कैसे देखना है बच्चों, कैसे देखना है, आप क्या करेंगे, 0 पॉजिटिव को टेंस करना है, मतलब 0 को अप्रोच करना है राइट हैंड साइड से। तो राइट साइड से आप चलते आइए 0 के आसपास। अब यहाँ बिल्कुल 0 पे पहुंच गए, तो आप देखो आपका वैल्यू पहुंचा कहाँ, वैल्यू कहाँ है, 1 पे है। देखो आप इधर से आ रहे थे तो वैल्यू कहाँ है, 1 पे है। 0 से जस्ट आगे आप देखो तो वैल्यू कहाँ है बच्चों, 1 पे है। तो आंसर कितना आया इसका, 1 आ गया बच्चों। क्लियर बात हुई भी? यदि इसमें आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों आप बताओ सिग्नम 0 का वैल्यू क्या होगा, सिग्नम 0। देखो जब फंक्शन के वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना होता है। और जब लिमिट की बात करते हैं तो उसके लेफ्ट और राइट वाली, मतलब उससे जस्ट बड़ी या जस्ट छोटी वैल्यू आपको देखनी होती है। तो 0 पे आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 0 पे तो वैल्यू कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू आ रहा है बच्चों 0। अब इसी में बच्चों यदि आपसे ये पूछा जाए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव सिग्नम x का वैल्यू क्या होगा, तो भाई आपने 0 नेगेटिव को भी अप्रोच करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नेगेटिव साइड से 0 पे जाना है, नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से जाना है। तो इधर से आपने चलना शुरू किया
और जब आप 0 के पास पहुंचे तो आपको वैल्यू कितना मिला, -1 मिला। तो वैल्यू आपको कितना मिला बच्चों, -1। उम्मीद है थोड़ी बात आपको यहां से क्लियर हुई होगी ग्राफिकली देख के। तो राइट साइड से हम 0 को अप्रोच किए तो 1 पे पहुंचे, लेफ्ट साइड पे किए तो -1 पे पहुंचे, और एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू देखा तो वो 0 आया। तो सबसे मेन चीज तो आपको यहां से ये समझना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उसकी बात कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब उससे जस्ट आगे, जस्ट थोड़ा सा बड़ा करने पे वैल्यू कहाँ जा रही है उसकी चर्चा होगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट में उस पॉइंट से जस्ट पहले वैल्यू क्या आ रहा है उसको बच्चों देखा जाएगा। उम्मीद है बात क्लियर हुई आपको। आइए कुछ और देखते हैं, एक और आसान सा हम ग्राफ आपके लिए बनाते हैं। मोड एक्स का ग्राफ अभी बना रहे हैं आपके लिए। y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का बच्चों ग्राफ बना रहे हैं। इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे भाई। ये अपना हुआ x एक्सिस और ये हुआ बच्चों y एक्सिस, ये अपना ओरिजिन है। अब इसके बारे में चर्चा करिए भाई। यदि इसमें आपसे हम पूछें बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड ऑफ x क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड x का वैल्यू क्या होगा। वहां तो क्या ना देखो बिल्कुल सीधी सीधी वैल्यू आ रही थी, यहां थोड़ी तिरछी करके वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना, मतलब ध्यान से समझना। कई बार बच्चों को ना मतलब ही क्लियर नहीं होता, सवाल तो कर जाते हैं मतलब क्लियर नहीं होता, और जब भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। देखो भैया आप पहले बताओ क्या आंसर आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड x का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये है 0 पॉजिटिव मतलब राइट साइड से आप अप्रोच करेंगे और कहां पहुंचेंगे, 0 पे पहुंचेंगे। अब 0 से जस्ट आगे इसका वैल्यू कितना है, 0 से जस्ट आगे। बच्चा कह रहा है सर 0 से मैं जस्ट थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो इसका वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। यही समझने वाली बात है। क्या कह रहा है बच्चा, x को मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा लूंगा तो मॉड x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो क्या इसका आंसर 0 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट बात समझिए, क्या मतलब क्या है इसका। इसका मतलब ये है जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो मॉड x का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, क्या है वो नहीं पूछा, किसको अप्रोच कर रहा है ये आपसे पूछा है। भाई x को आप 0 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो इसका वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा इसका आंसर नहीं हुआ, किसके पास आया वैल्यू ये आपको बताना है। तो किसको अप्रोच किया उसने, 0 को अप्रोच किया। जब x 0 के पास है तो मॉड x भी 0 के पास है, तो इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड x का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ। ऐसे यदि आपसे पूछा जाए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या हुआ। जब लेफ्ट साइड से आप जा रहे हैं फिर भी वैल्यू कहां पहुंच रहा है, 0 पे ही पहुंच रहा है, तो ये भी हुआ बच्चों 0। और यदि इसमें आपको f ऑफ 0 पूछा जाए, एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, तो वो वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 0 के इक्वल आ रहा है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हुई, लिमिट कैसे आपको देखना है। तो ये ग्राफिकली हमने देखना सीख लिया है। कुछ और ग्राफिकली एक दो बात हम और करते हैं। जैसे देखो एक हम ग्राफ बना रहे हैं 1/x का। अभी हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चों किसका, 1/x का। y इज इक्वल टू 1/x। यदि आपको बच्चों बनाना आता है ठीक है, नहीं आता है तो मान लो ये होता है जी, ऐसा कुछ बच्चों ग्राफ होता है y इज इक्वल टू 1/x का। अब इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं बच्चों। ये अपना यहाँ 0 है और ये अपना यहाँ x एक्सिस और ये अपना यहाँ y एक्सिस। ये जो हम आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसमें यदि आपसे ये पूछा जाए बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1/x का वैल्यू क्या होगा, देख के बताओ बच्चों। मतलब जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है। तो 0 से जब थोड़ा सा बड़ा आप देख रहे हैं तो ये देखो वैल्यू तो बहुत ऊपर जा रहा है। अब ये इसका ग्राफ आप देखो ना, ऐसे ऊपर को जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो 0 से जस्ट थोड़ा बड़ा लेंगे तो वैल्यू बहुत ऊपर आएगा। बहुत ऊपर मतलब कहाँ पाएगा, इन्फिनिटी के पास जाएगा ये। तो जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1/x का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है,
इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हुआ, इन्फिनिटी। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात रखो, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आ सकता, लिमिट का आंसर इन्फिनिटी नहीं आता है, तो लिमिट का आंसर इन्फिनिटी हो सकता है। कई बार इसकी जगह नॉट डिफाइंड भी लिख देते हैं कुछ बुक्स वाले, लेकिन लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। अब बच्चा कहता है सर एक बार तो आपने बताया था कि जो इन्फिनिटी है वो कभी किसी के इक्वल हो ही नहीं सकता, अभी आप कह रहे हैं लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। बिल्कुल दोनों बातें 100% सही है भाई। लिमिट में हम यही तो बता रहे हैं, हमने ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 1/x का वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये है जब x 0 पॉजिटिव को टेंस कर रहा है तो 1/x का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी नहीं हुआ, इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी के पास पहुंच गया, बहुत बड़ा हो गया है, इन्फिनिटी नहीं हुआ। तो लिमिट इसीलिए तो लगाया है, लिमिट बताती है कि ये वैल्यू इसको अप्रोच कर रहा है, ये नहीं हुआ, इसको अप्रोच कर रहा है। बात क्लियर बच्चों? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x का वैल्यू इन्फिनिटी हुआ। ऐसे ही बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1/x क्या होगा। अब 0 नेगेटिव की बात करें बच्चों तो लेफ्ट साइड से 0 को टेंस कर रहे हैं, तो 0 से जस्ट थोड़ा सा पहले रुके तो देखा वैल्यू कहां जा रहा है, वैल्यू तो बहुत नीचे चला गया है, बहुत नीचे नेगेटिव में चला गया। और बहुत नीचे नेगेटिव में कौन होता है भाई, वहां तो रहता है माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x प्लस इन्फिनिटी और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1/x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। इस बात को ऐसे भी लिखते हैं 1/0 पॉजिटिव। कई बार आपने लिमिट के बारे में तो बहुत बार आपने यूज किया है, लेकिन लिमिट नहीं लिखा होगा, तो 1/0 पॉजिटिव, इसी बात को इसे ऊपर मतलब एग्जैक्ट तो यही लिखना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट नोटेशन है, लेकिन ये नोटेशन भी चलता है। 1/0 पॉजिटिव मतलब कि कितना हुआ, इन्फिनिटी। 1/0 पॉजिटिव कितना हुआ, इन्फिनिटी। ये बहुत काम की चीज है, बहुत यूज होने वाली। 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी हुआ और 1/0 नेगेटिव 1/0 नेगेटिव कितना हुआ, माइनस इन्फिनिटी हुआ। तो 1/0 पॉजिटिव बच्चों प्लस इन्फिनिटी होता है और 1/0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है। अब तो 1/0 क्या होता है, 1/0 पॉजिटिव तो प्लस इन्फिनिटी हो गया, 1/0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो 1/0 क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्ट होता है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल गलत है जी। 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता भाई। 1 के अपॉन में 0 से हल्का सा बड़ा रखोगे तो इन्फिनिटी को पहुंचेगा, 0 से हल्का छोटा रखोगे माइनस इन्फिनिटी को पहुंचेगा, लेकिन यदि आपने एग्जैक्ट 0 रखा तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो यदि किसी के दिमाग में आज तक भी ये है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है तो उसको मिटा दो, 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और 1/0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता, वैल्यू होता ही नहीं है। बात क्लियर हुई बच्चों? तो यहां से इससे दो बातें आप समझ गए। पहली बात तो आपने समझ ली कि लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ सकता है, प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकते हैं। अब ऐसा क्यों आ सकता है, आप ये समझ गए कि भाई किसी फंक्शन का जो वैल्यू है वो कभी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच तो कर सकता है और लिमिट आपको अप्रोच को ही बताती है। 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1/0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है, लेकिन 1/0 डिफाइंड नहीं होता बच्चों। क्लियर बात हुई भी? तो अब मैं उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में अब आ चुकी हैं कि भाई लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो लिमिट का मीनिंग हमें हो गया है क्लियर। अब हम चर्चा करेंगे कि लिमिट भाई फाइंड कैसे करते हैं, लिमिट किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। बच्चों लिमिट्स में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक टाइप के तो वो क्वेश्चन हैं जिनमें आपको डायरेक्ट लिमिट निकाल देना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करना होता। दूसरे वो वाले हैं जिनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको चेक करना होता है।
तो स्टार्टिंग में हम वो वाले क्वेश्चन आपको कराएंगे, स्टार्टिंग की कुछ क्लासेज में उस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे जिनमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, जिनको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम इस चैप्टर के आपको सिखाएंगे वो वाले क्वेश्चन जिनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको चेक करना होता है। साथ में हम वो भी बताएंगे बाद में आपको कि आपको क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना है और इसको इसमें नहीं करना, मतलब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। तो स्टार्टिंग के दिनों में कैसे क्वेश्चन चलेंगे जिनमें आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, मतलब उनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही आएंगी, तो डायरेक्टली उनको सॉल्व करना है। बात क्लियर हुई बच्चों भी? तो आइए, लिमिट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं जी, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा ये भी होता है। अब यहाँ वो वाली बातें नहीं रही कि एक ही सवाल को 10 तरीके से करना है, यहाँ तो होता है 10 तरीके हमारे पास हैं, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा उसकी बात होगी जी। तो सबसे पहला जो मेथड है बच्चों, फर्स्ट मेथड का नाम है बच्चों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जी, क्योंकि अल्टीमेटली कितने भी मेथड आप सीख लोगे, आखिर में जाके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आपको यूज करना है। देखिए क्या कहता है ये, जैसे भी आपको ये फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो भी आपसे ये कहा गया कि अब x 1 को अप्रोच करेगा तो x प्लस 3 किसको अप्रोच करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि x का वैल्यू 1 के पास है तो x प्लस 3 का वैल्यू 4 के पास होगा। भाई x का वैल्यू 1 के पास है तो x प्लस 3 का वैल्यू तो 4 के पास ही होगा ना, सिंपल सी बात है। भाई जैसे x 1 के पास कोई नंबर लो, आपने लिया 0.99, ये x है, तो x प्लस 3 कितना होगा, ये होएगा 3.99। अब यदि ये 1 के पास है तो ये किसके पास है, 4 के पास है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमने डायरेक्टली क्या देखा कि यदि हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं, यदि हम इसमें x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा किसके पास आ रहा है वैल्यू। तो x को डायरेक्टली क्या पुट कर दिया, 1, सो इट्स 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4। बात क्लियर हुई? तो ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्टली ये जो लिमिट वाला वैल्यू है डायरेक्टली इसमें आप पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा गया लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो सिंपली करना क्या है, आप पूरे r को 1 पुट कर दीजिए, r को 1 पुट कर देंगे तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, पाई आ गया है। ये तो एकदम से समझ में आ गया होगा मेथड जी, इतना आसान है, कुछ करना ही नहीं भाई, डायरेक्टली आपको ये वैल्यू को यहां पुट कर देना है। और देखिए एक दो और दिखाते हैं क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। इसमें भी आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी आप सीधे x को 3 पुट कर देंगे, तो यहां 3 पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 6 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3। जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है बच्चों। तो ये देखिए क्या बन गया, 6 माइनस 3 हो गया 3, अंडर रूट 3 अपॉन 6। ये बच्चों आ गया आंसर। देखिए कितना ज्यादा आसान है सब कुछ। एक क्वेश्चन और, लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, where a प्लस b प्लस c is not equal to 0। इसमें भी क्या करना है भाई आपको, इसमें भी डायरेक्टली x को आपको 1 पुट कर देना है, तो 1 पुट कर दीजिए, तो ऊपर क्या बन गया, a प्लस b प्लस c, नीचे बन गया c प्लस b प्लस a, और दोनों तो सेम ही होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होके वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा।
तो भाई ये तो गारंटी से हम कह सकते हैं ये सबको आ ही गया होगा मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डायरेक्टली यहाँ x जिसको अप्रोच कर रहा है वही वाला वैल्यू x के प्लेस पे पुट कर दीजिए तो आंसर बच्चों आ जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये तो बहुत ही मजा आ गया, तो इसका मतलब तो सारे सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व क्यों नहीं होंगे, या कौन से वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। बच्चों सीखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। बच्चों जो मेथड हम सीख रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो कौन से क्वेश्चन में काम नहीं करेगा? जिस क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, जिस क्वेश्चन में इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल आप इधर देखिएगा, जैसे बच्चों लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को बच्चों यदि हम सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो क्या कहता है कि भाई आप डायरेक्ट x को 1 पुट कर दीजिए। यदि इसमें डायरेक्ट आप x को 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया है? 0 अपॉन 0 बन गया है। अरे क्या जानते हो 0 अपॉन 0 का वैल्यू कितना होता है? नहीं जानते ना, तो हमें नहीं पता 0 अपॉन 0 का वैल्यू कितना होगा, इसलिए हम इसमें वो मेथड यूज नहीं कर सकते। मेनली जो लिमिट बना है वो बना तो ऐसे ही फंक्शंस के लिए था कि यदि आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ना पता कर पाए तो उसके आजू बाजू मतलब उसके जस्ट लेफ्ट और राइट में उसका हम बिहेवियर चेक कर सकते हैं, उसी के लिए लिमिट बनाया गया है। तो ऐसे कई सारे बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, तो जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा तो ये हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को, फिर आगे हम जानेंगे कि भाई यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म समझिए भी 0 अपॉन 0, भाई मतलब तो जान गए ना इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है? ऐसा कोई फॉर्म जिसका वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते उसका वैल्यू क्या होगा, उसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0 अपॉन 0, भाई 0 अपॉन 0 का वैल्यू थोड़ा ना पता है कितना होता है, हम तो जब भी 0 अपॉन 0 कहते हैं हमें नहीं पता जी क्या वैल्यू होगा। अब एक बच्चा सोच रहा था कि 0 अपॉन 0, अच्छा सेम नंबर है, ऊपर भी वही नीचे भी वही, तो काट दूं, ऊपर नीचे काट दूंगा 0 को, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या तो गलती है, क्योंकि जो कैंसिलेशन लॉ है वो 0 पे तो काम ही नहीं करता, 0 से 0 काट ही नहीं सकते। दूसरा बच्चा कहता है सर मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ, मैंने पढ़ा था जब न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू 0 ही हो जाता है, तो उस हिसाब से इसका वैल्यू ना 0 आ गया। ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो जो बात क्या थी, न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में 0 ना हो तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आता है, लेकिन यहाँ तो नीचे भी 0 है। एक बच्चा कहता है सर तीसरा तरीका है, नीचे 0 आ गया है, नीचे 0 आ गया तो इसका जो वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ को जाएगा, तो वो भी बिल्कुल ही गलत है, वो तो और ज़्यादा ही गलत है। अभी हम जान भी चुके हैं वो गलत क्यों है। तो भाई 0 अपॉन 0 जो है इसका वैल्यू इनडिटरमिनेट है, इसका वैल्यू हम बता नहीं सकते, ठीक है भाई। तो जब 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाता है, जैसे इसमें 0 अपॉन 0 फॉर्म बना है, तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे तो वैल्यू आप नहीं बता सकते, लेकिन उसके लेफ्ट या राइट में उसका वैल्यू हम पता लगा सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू अलग अलग आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि इस एक्सप्रेशन के अलग अलग वैल्यू क्यों हो सकते हैं बहुत सारे, कि देखो यदि ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 0 अपॉन 0 या 0 अपॉन 0, देखने में सेम ही लग रहे हैं ना, लेकिन यदि 0 अपॉन 0 का कुछ वैल्यू आता होगा तो 2 इंटू 0 अपॉन 0 का वैल्यू उससे डबल आता होगा। बात क्लियर है भी। तो ये है बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये बेसिक एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब हम जो माने तो हमारे हिसाब से तो एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0 अपॉन 0, ठीक है। वैसे विद्वान लोग 7 बताते हैं, हम 7 आपको बता रहे हैं कौन कौन सी। 0 अपॉन 0 भैया, उसके बाद है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी,
0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 0 इंटू इन्फिनिटी। ये बच्चों टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। तो जब भी कभी ऐसा फॉर्म बन जाएगा, ऐसा कोई भी फॉर्म यदि बन गया कहीं लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे, तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे आगे। अब हम आपको ये बता रहे थे भी जो बेसिक इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो तो कौन सा है, 0/0 है। तो ऐसा कहते हैं ये जिस फॉर्म को आप 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं वही इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। जो 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है वही होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, और जो 0/0 में कन्वर्ट नहीं हो सकता वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता ही नहीं है। कहानी खत्म भाई। अब बच्चा कह रहा है सर ये दिखाओ कन्वर्ट करके कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए कन्वर्ट करके हम आपको दिखाते हैं। अभी हम थोड़ी देर जो कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं बच्चों, वो मैथमेटिकली सही नहीं है, मतलब मैथमेटिकली उनको डायरेक्टली लिखना सही नहीं है, लेकिन लिमिट के हिसाब से आप समझोगे तो वो गलत भी नहीं है। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो भाई इन्फिनिटी को हमने क्या लिख लिया, 1/0, इसको भी लिख लिया 1/0। आप 0 पॉजिटिव समझ सकते हो, थोड़े होशियार बन गए तो 1/0 1/0। अब बचपन में देखा था ना फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ जाता था तो क्या करते थे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास चला जाता था, तो 1 × 0, ये वाला और ये वाला एक साथ आ जाते थे तो 0 × 1, तो कितना बन गया यहाँ 0/0। देखो 0/0 में कन्वर्ट हो गया है बच्चों। फिर एक बार याद दिला रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये मैथमेटिकली सही नहीं है, ऐसे लिखना नहीं है आपको बिल्कुल भी। बस हम आपको दिखा रहे हैं कि कन्वर्ट कैसे हो रही है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी क्या हो गया 1/0, इन्फिनिटी क्या हो गया 1/0। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम क्या लेना, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर माइनस कर दो सीधे, तो 1 - 1/0, सो इट्स 0/0। ये देखो लास्ट वाला 0 × इन्फिनिटी। अब भाई 0 × इन्फिनिटी को क्या लिख रहे हो, 0 तो 0 है, इन्फिनिटी को लिख दो 1/0, तो क्या बन गया 0/0 बच्चों। ऐसे ही बच्चों आपका एक और दिखाते हैं, जैसे मान लो 1 की पावर इन्फिनिटी है, 1 की पावर इन्फिनिटी, इसको कैसे 0/0 में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप इसका ना लॉग ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए लॉग, पावर y में आ गया तो लॉग लिया, तो इसका लॉग ले लो, लॉग 1 की पावर इन्फिनिटी। लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाती है तो इन्फिनिटी आ गया आगे और अंदर बचा log 1, इन्फिनिटी इंटू log 1 का वैल्यू 0, तो बन गया इन्फिनिटी इंटू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं आप 0/0 लिख सकते हैं। ऐसी जो बाकी आपके पावर वाले उनको भी log लेके आप 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एक बार याद दिला दे, ये जो कैलकुलेशंस हमने सब किए हैं ये मैथमेटिकली वैलिड नहीं है, ठीक है ना। किसी को समझा मत देना कि मैथमेटिकली ऐसे होता है, ऐसे मैथमेटिकल नहीं होता। लेकिन जब लिमिट हम सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली ऐसी ही कैलकुलेशन चलती हैं। अब वहाँ क्या होता है, ये जो 0 है ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ये टेंस टू 0 होता है, और जब ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता तो ये सारी कैलकुलेशन वैलिड हो जाती हैं बच्चों। तो अभी क्या जान लिया हमने बच्चों, हमने ये जान लिया है जब भी इनमें से कोई फॉर्म बनेगा, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, तो फिर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते, फिर आपको कोई और मेथड यूज करने पड़ेंगे फॉर्म्स को देखते हुए या क्वेश्चन को देखते हुए। आइए आगे डिस्कस करते हैं उन मेथड्स के बारे में बच्चों। नेक्स्ट मेथड है अपना फैक्टराइजेशन मेथड। भाई पहला मेथड कौन सा था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन वो कहाँ गड़बड़ कर गया, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया था। नेक्स्ट है जी फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा नाम से ही साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें फैक्टर आपको करने होंगे। ये नॉर्मली जो रेशनल फंक्शंस होते हैं उनमें काम करता है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ लिखा होगा, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा होगा, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का होगा, तो उसमें क्या करेंगे आप फैक्टराइज करेंगे, फिर कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और बस फिर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। फाइनली तो आपको क्वेश्चन में लास्ट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो यूज करना ही पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बस फैक्टर करना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन बच्चों अभी लिखा था, लिमिट x टेंस टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1।
इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो ये 0/0 फॉर्म बना हुआ है, तो डायरेक्ट तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। बच्चों इसको जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x² - 1, उसमें आप a² - b² वाला फॉर्मूला यूज कर दें तो वो बन जाएगा x - 1 इंटू x + 1 और अपॉन में है x - 1 ऐसे बच्चों। अब बच्चों क्या x - 1 से x - 1 को कैंसिल कर दें? भाई कैंसिल करने से पहले आपको सोचना क्या होता है, आपको यह सोचना होता है कि भाई बच्चों जिसको आप कैंसिल कर रहे हैं वो जीरो तो नहीं है। यदि वो जीरो हुआ तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और जीरो नहीं हुआ तो फिर आप आराम से कैंसिल कर पाएंगे। अब बताओ बच्चों क्या x - 1 यहाँ जीरो है या नहीं है? यहां देखो क्या लिखा है, x टेंस टू 1। x टेंस टू 1 का मतलब याद करो क्या था, x टेंस टू 1 का मतलब है x 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के पास है लेकिन 1 नहीं है। तो x टेंस टू 1 का मतलब है कि x 1 नहीं है, 1 के पास है लेकिन 1 नहीं है। अब यदि x का वैल्यू 1 नहीं है तो x - 1 का वैल्यू 0 नहीं है, और यदि x - 1 0 नहीं है तो देर क्यों लगा रहे हो, कैंसिल कर दो। तो x - 1 को कर दिया ये कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 1 x + 1। अब भाई बच्चों देखो, अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो अभी क्या करेंगे रे, अब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो x को क्या ना पुट कर दो, 1 है, सो इट्स 1 + 1, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। आइए और देखें ऐसे कुछ क्वेश्चन, जैसे बच्चों लिमिट x टेंस टू -5, x टेंस टू -5, इट्स 2x² + 9x - 5 अपॉन x + 5। ये वही क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे भाई, न्यूमरेटर के फैक्टर्स करेंगे, न्यूमरेटर के फैक्टर्स करेंगे। भाई फैक्टर करने आते हैं कि नहीं आते, नहीं आते तो यहाँ साइड में सीख लो भैया। फैक्टर करने के लिए क्या क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट कितना लाना है, 10, और डिफरेंस लाना है 9, तो इसको लिख लो ऐसे 10x - x, ऐसे बच्चों आप लिख लीजिए। पहले 2 से क्या कॉमन आएगा, 2x, बचेगा x + 5, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, फिर बचा x + 5। तो अब भाई x + 5 कॉमन हो गया तो बचा 2x - 1। तो बच्चों फैक्टर हमें पता चल गए हैं, 2x - 1 इंटू x + 5, और अपॉन में भी कितना है, x + 5। तो भी x + 5 हो गया कैंसिल, तो ये बना लिमिट x टेंस टू -5 2x - 1। जैसे ये कॉमन फैक्टर बच्चों कैंसिल होता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाता है, क्योंकि यही तो था जो जीरो बना रहा था, अब वो तो चला गया तो अब जीरो बनेगा ही नहीं। आप बच्चों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और x को -5 पुट कर देंगे, 2 इंटू -5 -1, तो ये -10 और -1 -11 बच्चों आ गया है। तो बेसिक कंसेप्ट तो बच्चों पक्का समझ में आपको आ ही चुका है कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस वाले मेथड से क्वेश्चन। आपको फैक्टराइज करना है, फिर एक कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देना है, और फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। आओ बच्चों कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 4x² + 4x अपॉन x² - 4। सबसे पहले तो बच्चों आप क्या किया करें, फॉर्म ही चेक करना है, सबसे पहले फॉर्म चेक करना है। x को 2 पुट करके देखो, ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, आप फैक्टराइज करेंगे। इसमें बच्चों दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो पहले तो आप न्यूमरेटर से ना एक x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है,
तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नीचे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख लेंगे जी। तो बना बच्चों लिमिट x टेंस टू 2 x। ये देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ध्यान से देखो ये क्या है, अरे ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो चाहो तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होएगा, सो इट्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। आप बच्चों एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या रे बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब बच्चों इसमें कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बचा है, तो अब इसमें डायरेक्ट आप x को 2 पुट कर दीजिए। x को 2 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में देखो यहाँ 2 माइनस 2 करने से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 0 हो गया और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 4। तो 0 अपॉन 4 कितना वैल्यू बच्चों आ गया है, 0 वैल्यू आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन को मेनली सॉल्व करना है। आइए और कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो इसमें भी आप देखो x को 1 पुट कर दीजिए सबसे पहले, तो भाई x को 1 पुट करेंगे बच्चों तो ऊपर देखो 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे आप लोग, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो बच्चों फैक्टर कर लीजिए। सो लिमिट x टेंस टू 1, इसके फैक्टर तो बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 5 बच्चों, x माइनस 1 x माइनस 5, x माइनस 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। अब बच्चों इसमें x को आप 1 पुट कर दीजिएगा, सो इट्स 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 5। ऊपर बचेगा माइनस 2 और नीचे माइनस 4, तो ये बच्चों कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। आइए और देख लेते हैं एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन बच्चों और देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चों इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो इसमें जो मोटा मोटा फॉर्म आपको दिखाई देगा वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का दिखाई देगा, ऐसा कुछ आ रहा है ना, नीचे वाला 0 बन रहा है। तो भाई इसमें आप सबसे पहले तो क्या करिएगा, आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा ना, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। भाई एक्स माइनस 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर ही है, तो एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। इधर मल्टीप्लाई होएगा एक्स प्लस 2 से, यहाँ एक्स प्लस 2 और माइनस 4। तो ये सिंपली क्वेश्चन क्या बन चुका है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या फैक्टर कर दो, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, x माइनस 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना बच्चों लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब बच्चों x को आप 2 पुट करेंगे, सो इट्स 1 अपॉन 2 प्लस 2 मीन्स 1 अपॉन 4। तो आंसर बच्चों आ गया है 1 अपॉन 4। आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज तक बच्चों जितने भी हमने क्वेश्चन लिखे उनमें सब में क्वाड्रेटिक टाइप ही था मेनली। अब एक क्यूबिक वाला लिखते हैं। क्यूबिक के फैक्टर करने सीखे थे क्या कभी आपने? वैसे तो 9th-10th क्लास में सीखते ही हैं बच्चों, तो आइए उसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी आपकी हो जाएगी। सो लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 11x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है। अब बच्चों इसमें आपको ऊपर और नीचे फैक्टर करने पड़ेंगे। नीचे वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आराम से फैक्टर हो जाएंगे। ऊपर वाले में क्या करना है, क्यूबिक के फैक्टर याद है क्या बच्चों कैसे किया करते थे? हाँ, क्यूबिक में एक तरीका था कि भी पहले ना एक वैल्यू ढूंढा करते थे, एक एक्स का वैल्यू ढूंढा करते थे जिसके रखने से 0 हो जाता था ये पोलिनोमियल। अब इन सवालों में अच्छी बात क्या है, यहाँ ढूंढना नहीं है। अरे ये तो 2 आपने रख के देखा ही और 2 रखने से 0 आ गया है, तभी तो इंडेटरमिनेट फॉर्म बना है। तो एक फायदा तो हुआ कि हमें पता चल गया सीधे सीधे कि 2 रखने से ये 0 हो रहा है। और बच्चों यदि ये 2 रखने से 0 हो रहा है तो इसका एक फैक्टर तो x माइनस 2 हुआ, एक फैक्टर इसका x माइनस 2 बच्चों हो गया है। तो अब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बच्चों हमने 2 तरीके आपको बताए हैं, मतलब हमने तो एक ही बताया, एक तो आपको पहले से ही पता था। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, एक शॉर्ट वाला होता है। शॉर्ट वाला देखो जल्दी से, इसको x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है। तो कैसे क्या करते हैं, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। डिग्री 3 है तो 3 बार लिखना है। यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर लिखोगे और यहाँ x लिखोगे। आप शुरू हो जाओ, जिसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, एक्स क्यूब, वहाँ भी क्या लिखा है एक्स क्यूब। आगे मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x स्क्वायर और वहाँ कितना है माइनस का 6x स्क्वायर, तो कितना बाकी रह गया माइनस का 4। अब देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो गया ना, माइनस 6x स्क्वायर। आगे बढ़ो, यहाँ कितना आ गया प्लस का 8x, वहाँ कितना था प्लस का 11x, कितना बाकी रहा 3। बच्चों नीचे जो है उसके फैक्टर तो आप ऐसे ही कर डालो यार, x माइनस 2 x माइनस 4। अब बच्चों आप न्यूमरेटर में चलिए वापस, x माइनस 2 आ गया है कॉमन, बचा कितना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 4। x माइनस 2 से x माइनस 2 को बच्चों आप कैंसिल कर दो। तो इसके बाद बच्चों क्या बचा, ये बचा सब। अब इसमें देखो यदि आप 2 रखोगे तो अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा। अब यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा तो अब इसके फैक्टर करना या ना करना वो आपकी मर्जी के ऊपर है। अब हमें इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अभी इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, x को डायरेक्ट क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। एक बार लिख देते हैं इसको वापस, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाए इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, पुट कर दो भैया 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 4। ये कितना बन गया भैया 4 माइनस 8, तो माइनस का 4 और प्लस 3 तो माइनस का 1, ऊपर माइनस 1 और नीचे माइनस 2, तो आंसर आ गया बच्चों 1/2। तो ये बच्चों हमने सीख लिया है। तो आज हमने 2 मेथड बच्चों सीख लिए हैं, एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हर क्वेश्चन में लगना ही है लास्ट में, तो मेनली क्या सीखा हमने, फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इससे फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड कुछ बातें और सीखेंगे और फिर इससे आगे कुछ मेथड्स और सीखेंगे, जैसे रेशनलाइजेशन मेथड है मेनली वो सीखेंगे, फिर हम एक्सपेंशन सीखेंगे, कई सारे मेथड्स हैं और लिमिट निकालने के, उनको एक एक करके बच्चों डिस्कस करेंगे। अब बच्चों आप इसमें जो अपने स्कूल लेवल की बुक होती है उसका बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी सारी। हाँ बस याद रखना कौन से टाइप के हमने क्वेश्चन सीखे हैं। भाई इस तरीके के पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप लिखा हो उस तरीके का करना है, एक डायरेक्ट वाले आपको करने। ठीक है बच्चों, तो आगे इसको हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भी।